नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जो पिछले वीडियो में मैंने चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास राज्य वाले मामले के बारे में बताए थे, जिसने संविधान में पहला संशोधन करने को मजबूर कर दिया। उसके बारे में आप लोग उस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट भी किए होंगे। और आज हम उस केस के बारे में बात करेंगे जिसने संविधान में 9वां संशोधन करवाया है। तो उस केस के बारे में बात करेंगे जिसने संविधान में 9वां संशोधन करवाया है। तो उस केस का नाम है बेरुबारी केस। बेरुबारी केस है 1969। बेरुबारी केस 1969। तो बेरुबारी केस को समझने के लिए यहाँ पर जो अनुच्छेद का सहारा लेंगे, जिस अनुच्छेद का चर्चा करेंगे, उसमें है अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 368 और साथ में है अनुच्छेद 143। तो इन अनुच्छेदों का सहारा लिया जाएगा बेरुबारी मामला को समझने के लिए, बेरुबारी प्रकरण को समझने के लिए इन अनुच्छेदों का सहारा लिया जाएगा। तो देखिए, जिस समय भारत आजाद हुआ था, यूं कहें कि भारत और पाकिस्तान जब आजाद हुआ, तो भारत और पाकिस्तान चूंकि आजादी से पहले दोनों एक ही देश था, और जब आजाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान में विभाजन भी आजादी के साथ ही हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए रेडक्लिफ महोदय को बुलाया गया। रेडक्लिफ महोदय को बुलाया गया भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने के लिए। ये रेडक्लिफ महोदय किए क्या कि पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि जो वर्तमान में पाकिस्तान है, तो वहां पे स्पॉट पे जाके जो है रेखा का निर्धारण किए। यानी वर्तमान पाकिस्तान की बात करें तो पश्चिमी पाकिस्तान, तो रेडक्लिफ महोदय वहां स्पॉट पे जाके जो है रेखा का निर्धारण किए। यहां से ऐसे खींचो, ये तालाब इधर जाएगा, ये नहर इधर जाएगा, जो भी हो, तो वहां पे स्पॉट पे जाके है जो है पश्चिमी पाकिस्तान से सीमा का निर्धारण किए। जबकि पूर्वी पाकिस्तान यानी वर्तमान का बांग्लादेश, तो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान का बांग्लादेश के बीच जब सीमा का निर्धारण करने की बात आई, तो वहां पर रेडक्लिफ महोदय ने थोड़ा आलस कर दिया और स्पॉट पे न जाके ऑफिस में ही बैठकर टेबल पर मैप रखकर और भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया। देखिए, कोई सीमा रेखा का निर्धारण करना हो, किसी क्षेत्र का बंटवारा करना हो, तो जितना सहूलियत स्पॉट पर जाकर मिलता है उतना सहूलियत मैप से नहीं होता है। इन्होंने किया क्या कि पूर्वी पाकिस्तान और भारत के बीच यानी कि वर्तमान बांग्लादेश और भारत के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण किया, उसमें क्या किए कि थाना लिए और एक थाना से दूसरे थाना को जोड़ते हुए सीमा रेखा का निर्धारण कर दिए। एक थाना से दूसरे थाना को मिलाते हुए सीमा रेखा का निर्धारण कर दिए मैप के सहारे ही। देखिए घटना क्या घटा। तो अभी जो भारत में पड़ता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का जिला है जलपाईगुड़ी। जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिला पड़ता है वेस्ट बंगाल में, और जलपाईगुड़ी में एक कस्बा है बेरुबारी। एक कस्बा है बेरुबारी। ये रेडक्लिफ महोदय जब पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान बंगाल और भारत के बीच जब सीमा रेखा का निर्धारण कार्यालय ऑफिस में बैठे बैठे ही कर दिए, तो उसमें हुआ क्या कि जलपाईगुड़ी का बेरुबारी जो कस्बा है उसके बीच से सीमा रेखा गुजर गई। और बेरुबारी जो कस्बा था ये मुस्लिम बहुल इलाका था। मुस्लिम बहुल इलाका था। देखिए घटना ऐसा घटा कि मान लिया कि यह एक जैसे घर है
और इस घर में एक कमरा यहाँ है, एक कमरा यहाँ है, एक कमरा यहाँ, एक कमरा यहाँ है, और यहाँ से अगर एक रेड क्लिफ रेखा खींच दिया गया तो मान लिया इस घर में किसी व्यक्ति का यहाँ पे बेडरूम है और यहाँ पे बाथरूम है, तो इस व्यक्ति को सोना होगा भारत में और बाथरूम करने के लिए इसे जाना होगा पाकिस्तान में। मान लिया जाए कि यहाँ पे बेडरूम है किसी ए व्यक्ति का और इसका भाई बी है जिसका बेडरूम यहाँ पे है। इसका मतलब कि रात में जब दोनों भाई सोने जाएंगे तो एक भाई भारत में सोएंगे तो दूसरे भाई पाकिस्तान में सोएंगे। इतना गड़बड़ हुआ ऐसा करने से। अब क्या हुआ, क्योंकि जलपाईगुड़ी मुस्लिम बहुल इलाका था, इसलिए पाकिस्तान ने मांग किया कि जलपाईगुड़ी का बेरूबारी कस्बा हमें दे दिया जाए, जलपाईगुड़ी का बेरूबारी कस्बा हमें दे दिया जाए। उस समय भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और फिरोज खान नून के बीच जो है 1958 में एक समझौता होता है। नेहरू और फिरोज खान नून के बीच जो है 1958 में एक समझौता होता है और इस समझौते के तहत नेहरू जो है बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस समझौते के तहत नेहरू जो है बेरूबारी क्षेत्र पाकिस्तान को देने के लिए सहमत हो जाते हैं। यह बात जो है पूरे देश में फैलती है, तो हमारे देशवासियों को लगता है कि एक क्षेत्र हमारे देश का है, हम पाकिस्तान को क्यों दें। तो पूरे देश में यह बात जो है फैल जाती है। तो नेहरू जो है अनुच्छेद 3 का सहारा लेते हैं, अनुच्छेद 3 का सहारा लेते हैं। देखिए बोले थे कि आपको अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, 368 और 143 को समझना होगा। तो नेहरू अनुच्छेद 3 का सहारा लेते हैं। अनुच्छेद 3 में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर संसद चाहे तो एक राज्य को बांटकर दो राज्यों में, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य का क्षेत्र और दूसरे राज्य के क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। अगर संसद चाहे तो किसी राज्य के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये अनुच्छेद 3 बोलता है साधारण बहुमत से कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए अगर कोई विधेयक, अनुच्छेद 3 बोलता है कि संसद को ऐसा करने के लिए यदि कोई विधेयक पेश करना होगा संसद में, लोकसभा या राज्यसभा में, तो इसके लिए पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। इस अनुच्छेद में यह बात भी कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह कर्तव्य है कि ये मामला जिस राज्य से है उस राज्य के विधानमंडल के पास इस विधेयक को भेजेंगे। हाँ, राज्य के विधानमंडल अगर कोई राय देता है तो उस राय को मानने के लिए राष्ट्रपति और संसद दोनों ही बाध्य नहीं है। तो ऐसा बात अनुच्छेद 3 कहता है। इसमें कहीं पर ए लिखा हुआ नहीं है कि आप अपने देश के किसी भूभाग को किसी दूसरे देश को देंगे। तो ये मामला चला गया राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। और चूंकि आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री नेहरू के बीच 36 का आंकड़ा था, वे हर बात में आनाकानी करते थे। वे कभी, जिसे देखिएगा कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था, और जब 1952 में चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति का चुनाव जीते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फिर जब 1997 का चुनाव हो रहा था, 1957 का चुनाव हो रहा था, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की जिज्ञासा दिखाए। तो नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से राष्ट्रपति बने।
पहले तो उन्होंने राजगोपालाचारी का नाम सुझाया और फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात कही, लेकिन फिर भी उस समय कांग्रेस का सरकार था और कांग्रेस की आपसी सहमति के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया राष्ट्रपति। यहाँ पर देखिएगा दो नाम दिए, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक श्री राजगोपालाचारी। सर राजगोपालाचारी, कई लोग को मालूम ऐसा नहीं होगा कि राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी समधी थे, दोनों जो है समधी भी थे। तो इस कारण से नहीं ऐसा किया गया था कि महात्मा गांधी के समधी हैं इसलिए नेहरू जी उनको प्रपोजल भेजे थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन और कई कारण था कि राजेंद्र प्रसाद और नेहरू में पड़ता नहीं था। जैसे सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था तो उस समय देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसकी अध्यक्षता करने चले गए थे और नेहरू को लगता था कि हम धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाएं और देश के राष्ट्रपति पर उनको कंट्रोल नहीं था। तो कई तरह की और बातें थी जिसमें राजेंद्र प्रसाद और नेहरू के बीच अनबन चल रहा था। तो यहाँ देखिएगा कि जैसे ही मामला राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति इस मामला को कहाँ भेजते हैं, क्योंकि एक अनुच्छेद है 143, अनुच्छेद 143 स्पष्ट तौर पर कहता है कि ऐसा कोई भी मामला जिस पर विचार विमर्श करना अगर राष्ट्रपति चाहें तो सब विचार विमर्श करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेज सकते हैं। तो इस मामला पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श करने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा। सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर विचार विमर्श करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया कि आप अनुच्छेद 3 के सहारे ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह साधारण बहुमत से होता है, आपको विशेष बहुमत से करना होगा, यानी कि आपको अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा और तब जो है बेरूबारी आपको पाकिस्तान को देना होगा। तो इसके तहत संसद जो है 1960 में संविधान में 9वां संशोधन हुआ, संविधान में 9वां संशोधन हुआ जिसके तहत बेरूबारी और खुलना, बेरूबारी के साथ एक और क्षेत्र था खुलना, बेरूबारी और खुलना क्षेत्र जो है दे दिया गया पाकिस्तान को। तो यहाँ पर देखिए बेरूबारी केस में कि यहाँ पर 9वां संविधान संशोधन किया गया। तो बेरूबारी केस में अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 368 और अनुच्छेद 143 तीनों को समझना होगा। तो आज हम समझे बेरूबारी केस जिसमें बेरूबारी को भी दिया गया और एक क्षेत्र खुलना था उसको भी दिया गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।